नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। ये ब्रायोफाइटा के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोफाइटा के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले के जो यूनिट्स हैं लाइक एलगी जो है उसके पूरे 5-6 लेक्चर कवर किए जा चुके हैं, जो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ज़रूर एक बार उसको देखिए और जो ना समझ आइए वो कमेंट करके बताइए। जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है वो सारी चीज़ें मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, यूनिट 6 ब्रायोफाइटस। सबसे पहले उसके परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। ये ब्रायोफाइटा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ग्रीक भाषा के ब्रायोन शब्द से लिया गया है। और ब्रायोन शब्द का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन, और मॉस और फाइटोन शब्द का अर्थ होता है पौधे। तो ब्रायोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द ब्रायोन से लिया गया है। ब्रायोन्स का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन का अर्थ होता है पौधे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। ये ग्रीक शब्द है ब्रायोन। फिर दूसरा है ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रायोफाइटा का अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ब्रायोलॉजी बोला जाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन को ब्रायोलॉजी बोला जाता है। और ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो ब्रायोलॉजी के जनक है हिडविग। हिडविग ब्रायोलॉजी के जनक। ये सारे कुछ एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। ब्रायोलॉजी के जनक है हेड्रिक और ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? भारत में ये ब्रायोफाइटा का अध्ययन किसने किया था? क्या तो उसके जनक कौन है? तो ये शिवराम कश्यप है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक है शिवराम कश्यप। और लगभग 260 वंश तथा 2400 जातियां खोजी जा चुकी हैं ब्रायोफाइटा की। कितनी जातियां? 260 वंश और 2400 जातियां खोजी जा चुकी हैं ब्रायोफाइटा की। और ब्रायोफाइटा में लिवरबर्ट, हॉर्नबर्ट और मॉस जैसे एम्ब्रियोफाइट्स शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं? इसमें वर्गीकरण अगर पढ़ा जाएगा ब्रायोफाइटा के, तो इसमें पढ़ा जाएगा लिवरबर्ट, हॉर्नबर्ट और मॉस। इन तीनों से मिलकर के बना होता है ब्रायोफाइटा। तो इसके बारे में आगे के लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे ही। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की इकाई होते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर ये इनको क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनको पादप जगत को उभयचर क्यों बोला जाता है। वैसे तो ब्रायोफाइटा स्थल में भी रह सकते हैं, लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, तो इनके लिए जल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। फिर एक बार इसके बारे में और देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा शब्द ब्रायोन से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है और उसका अर्थ होता है मॉस और फाइटोन। और मॉस और फाइटोन का अर्थ होता है पौधे। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोलॉजी के जनक है हेडब्रिग और भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक है शिवराम कश्यप। और लगभग 260 वंश और 2400 जातियां ब्रायोफाइटा की खोजी जा चुकी हैं। ब्रायोफाइटा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण होता है लिवरबर्ट, हॉर्नबर्ट और मॉस। और ये ब्रायोफाइटा शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी होती है। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि वैसे तो ये स्थल में पाया जाता है, लेकिन निषेचन के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है पौधे नम और छायादार स्थान पर ही उगते हैं। जहाँ पर नमी होगी और छाया होगी, जैसे पेड़ पौधों को छाया हो, वहीं पर ये पौधे उगेंगे। और पौधे का शरीर थैलस जैसा होता है, अर्थात अर्धलेटा एवं सीधा होता है। पौधा एकदम थैलस जैसा होता है। वो एक जड़ तना पत्तियों में विभेदित तो होता है, परंतु उसकी वास्तविक संरचना वो नहीं मानी जाती है, वो एकदम असत्य संरचना मानी जाती है। तो पौधों का शरीर थैलस जैसा होता है, अर्धलेटा एवं सीधा होता है। फिर तीसरा होता है कि इसमें जड़ का अभाव होता है। इसमें जड़ जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में जड़ नहीं होती, वो राइजोइड्स होते हैं। उनके स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो पानी और खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। उसमें जड़ जैसी जो संरचना दिखाई देती है उसको राइजोइड्स बोला जाता है। राइजोइड्स या तो पत्थर चट्टान को पकड़ करके उसको सहारा देते हैं, और उससे जो खनिज और पोषण लवण है उसको सबको अवशोषित करने में मदद करता है। फिर चौथा है
इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि पौधों में संवहनीय तंत्र वेस्कुलर सिस्टम जैसे जाइलम और फ्लोएम, जाइलन पौधों में जल का परिवहन करता है, फ्लोएम पौधों का परिवहन करता है, ये नहीं पाए जाते। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसमें वेस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है, वेस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होते हैं इसमें। 5वां है पौधे का शरीर का भाग युग्मकोद्भिद होता है जो कि अगुणित होता है, और इसमें युग्मकोद्भिद बहुकोशिकीय लैंगिक अंग होते हैं। युग्मकोद्भिद जो पार्ट होते हैं वो बहुकोशिकीय लैंगिक भाग होते हैं, और ये बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जो हवा या जल द्वारा पहुंचते हैं। फिर 8वां है इसमें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्योंकि लैंगिक प्रजनन जब होगा तो इसके लिए जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो नर युग्मक होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो छोटे और गतिशील होते हैं, उसको मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है वेजिटेटिव कायिक, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक रिप्रोडक्शंस होता है। और ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। और ये है ब्रायोफाइटा का डायग्राम, जो कि अच्छे से एकदम दिख ही नहीं रहा है कैसे हैं। सेकंड में आउटलाइन कर देती हूँ इसकी थोड़ी सी। हम्म, ये कुछ ऐसे ऐसे, ये ऐसे टाइप में, और यहाँ पर राइजॉइड्स निकले हुए होते हैं जो कि वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ये राइजॉइड्स निकले हुए होते हैं, और ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जिसका भी आगे बताया जाएगा क्या कैसे इसमें विखंडन उखंडन जो होती क्रियाएं होती हैं, उन सब पर ये बताया जाएगा। तो यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, और यदि आपको कोई दिक्कत भी होगी तो आप एक बार बता सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो आप प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये पढ़ करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।